हम लोग लूसेंट का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और आज पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का लेसन नंबर 6 गुप्त काल, जो 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक इसका समय काल रहा। इसमें कुल 94 को प्रश्न देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था बताना है। ए में दिया घटोत्कच गुप्त, बी है चंद्रगुप्त प्रथम, सी में है श्रीगुप्त, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है गुप्त किसके सामंत थे। मौर्यों के थे, बी में दिया गया कुषाणों के, सी में दिया गया सातवाहनों के, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के थे। ऑप्शन नंबर बी होगा कुषाणों के। याद रखिएगा गुप्त कुषाणों के सामंत थे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, कुषाणों के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। ए में दिया गया श्रीगुप्त ने धारण किया था, बी में दिया गया चंद्रगुप्त प्रथम ने, सी में दिया गया घटोत्कच गुप्त ने, और डी में दिया गया समुद्रगुप्त ने। किसने महाधिराज की उपाधि सर्वप्रथम धारण की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 4 में मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो सूची 1 में ए में दिया गया है प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है, तो ए का हो जाएगा पहला नंबर समुद्रगुप्त। बी में दिया गया है बिलसड स्तंभ लेख किससे संबंधित है? बी का हो जाएगा दूसरा नंबर कुमारगुप्त। बिलसड स्तंभ लेख कुमारगुप्त से संबंधित है, तो बी का हो जाएगा दूसरा नंबर कुमारगुप्त। सी में दिया गया भीतरी स्तंभ लेख किस राजवंश से संबंधित है? स्कंदगुप्त राजा से संबंधित है, तो सी का हो जाएगा तीसरा नंबर स्कंदगुप्त। डी में दिया गया है मंदसौर लेख किससे संबंधित है? बंधुवर्मन से संबंधित है, तो डी का हो जाएगा चौथा नंबर बंधुवर्मन। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। ए में दिया गया है भानुगुप्त, बी में दिया गया है बाणभट्ट, सी में दिया गया है आर्यभट्ट, और डी में दिया गया है वराहमिहिर। बताना है गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। खगोल वैज्ञानिक भी था और गणितज्ञ भी था। कौन था? आर्यभट्ट खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। ए में दिया गया पाली, बी में दिया गया प्राकृत, सी में दिया गया हिंदी, और डी में दिया गया संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? हिंदी था कि प्राकृतिक था कि पाली था कि संस्कृत था? गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, संस्कृत। याद रखिएगा गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर डी सही है, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। किसको पुकारा है? इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसके विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? स्कंदगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, बी में दिया गया है चंद्रगुप्त को कहा जाता है, और सी में दिया गया है ब्रह्मागुप्त को कहा जाता है, और डी में दिया गया है समुद्रगुप्त को। किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, समुद्रगुप्त को। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारे थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है गुप्त वंश का वह राजा कौन था
जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? किसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ए में दिया गया है कुमारगुप्त, बी में है समुद्रगुप्त, सी में है स्कंदगुप्त, डी में है चंद्रगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त ने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। स्कंदगुप्त ने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? जो गुप्त राजवंश है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ए में दिया गया है कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, बी में दिया गया है साम्राज्यवाद, सी में दिया गया है राजस्व एवं भूमि कर, डी में दिया गया है साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। बताइए गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश को प्रसिद्ध माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, कला एवं स्थापत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? ए में दिया गया है हड़प्पा काल से, बी में दिया गया है मौर्य काल से, सी में दिया गया है बौद्ध काल से और डी में दिया गया है गुप्त काल से। बताना है अजंता जो कलाकृतियाँ हैं वो किस काल से संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिए, गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एसएससी और एनडीए दोनों एग्जाम में आ चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अजंता जो कलाकृतियाँ हैं वो गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? जो कवि थे कालिदास वो किसके राज कवि थे? ए में दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य, बी में दिया गया समुद्रगुप्त और सी में दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है और डी में दिया गया हर्ष। बताइए कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? जो कवि थे कालिदास वो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के राज कवि थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय के कालिदास राजकवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के ऑप्शन नंबर सी हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए में दिया गया है जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है वैष्णव मत, डी है शैव मत। बताना है अजंता की जो चित्रकारी का विषय वस्तु है किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो अजंता का चित्रकारी विषय वस्तु है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी होगा बौद्ध धर्म, याद रखिएगा। ये एसएससी के एग्जाम में आ चुका है 2003 में, तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? ए में दिया गया कांची, बी में दिया गया तक्षशिला, सी में दिया गया नालंदा और डी में दिया गया वल्लभी। बताइए ये कौन सा इसका ऑप्शन होगा? ये एसएससी में आ चुका है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए यह हर एक एग्जाम में है, एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सूर्या लुसेंट जीके। चलिए देखते हैं, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा विश्वविद्यालय था। उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी होगा नालंदा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बताना है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ए में दिया गया ब्रह्मागुप्त, बी में दिया गया चंद्रगुप्त प्रथम, सी में दिया गया चंद्रगुप्त द्वितीय, डी में दिया गया भानुगुप्त। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त शासक से है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, भानुगुप्त। जो एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है, ऑप्शन नंबर डी सही है, भानुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है जो चीन का यात्री था फायान किसके शासनकाल में भारत आया था?
ए में दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम, बी में दिया गया है अशोक, सी में दिया गया है हर्षवर्धन और डी में दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एनडीए के एग्जाम में आ चुका है। बताना है फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत आया था। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। कौन सा काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ए में दिया गया है मौर्य काल, बी में दिया गया है राजपूत काल, सी में दिया गया है चोल काल और डी में दिया गया है गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल, ऑप्शन नंबर डी होगा गुप्त काल। याद रखिएगा गुप्त काल को स्वर्ण युग का, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है फायान कहाँ का निवासी था। ए में दिया गया है भूटान, बी में दिया गया है अमेरिका, सी में दिया गया है चीन और डी में दिया गया है बर्मा। फायान कहाँ का निवासी था। जो फायान यात्री था वो कहाँ का निवासी था, वो चीन का निवासी था, ऑप्शन नंबर सी होगा चीन। याद रखिए फायान चीन का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है सेतु बंध का रचनाकार प्रवर्सन सेन द्वितीय किस वंश का शासक था। ए में दिया गया है शक, बी में दिया गया है कर्ण, सी में दिया गया है वाकाटक और डी में दिया गया है सतवाहन। सेतु बंध का रचनाकार प्रवर्सन द्वितीय किस वंश का राजा था। वाकाटक का राजा था, वाकाटक वंश का शासक था, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, वाकाटक। प्रवर्सन द्वितीय वाकाटक वंश का शासक था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, वाकाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बताना है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया। ए में दिया गया है श्रीगुप्त, बी में दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है समुद्रगुप्त, डी में दिया गया है स्कंदगुप्त। तो बताइए किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा समुद्रगुप्त। याद रखिए समुद्रगुप्त गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया, ऑप्शन नंबर सी होगा गुप्त, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 20 में बताना है स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है। ए में दिया गया है कहोम स्तंभ लेख, बी में दिया गया है जूनागढ़ अभिलेख, सी में दिया गया है प्रयाग प्रशस्ति और डी में दिया गया है मंदसौर लेख। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है। कहोम स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है स्कंदगुप्त को, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कहोम स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है स्कंदगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 21 में बताना है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। ए में दिया गया है प्रयाग, बी में दिया गया है बोध गया, सी में दिया गया है कुशीनगर और डी में दिया गया है अमरावती। बताइए श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। बोध गया में ऑप्शन नंबर 20 का सही है, बोध गया। बोध गया पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, ऑप्शन नंबर बी होगा बोध गया। क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ। जो मंदिर बनवाने की जो कला थी वो कहाँ से उत्पन्न हुआ। ए में दिया गया है मौर्य काल में, बी में दिया गया है गुप्त काल में, सी में है कुषाण काल में और डी में दिया गया है सिंधु काल में। बताइए किस काल में मंदिर निर्माण की कला का जन्म हुआ। मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा गुप्त काल में। याद रखिए मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 में बताना है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की। जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी। ए में दिया गया है शकों का उन्मूलन करने के बाद, बी में दिया गया है गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, सी है चांदी के सिक्के जारी करने पर, डी में दिया गया है उपयुक्त सभी। बताना है चंद्रगुप्त द्वितीय जो शासक थे विक्रमादित्य की उपाधि
कब धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, शकों का उन्मूलन करने के बाद। शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? जो गुप्त काल का जो समय था उसमें सबसे लोकप्रिय देवता किसको माना जाता है? ए में दिया गया शिव, बी में दिया गया विष्णु, सी में दिया गया बुध, डी में दिया गया सूर्य। बताइए, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता किसको माना जाता है? विष्णु। विष्णु, ऑप्शन नंबर बी होगा विष्णु। विष्णु जो भगवान थे गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। ऑप्शन नंबर बी सही है, विष्णु। क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो शासक थे उन्होंने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? ए में दिया गया है वलाही प्रदेश को जीतने के बाद, बी है हुनों को परास्त करने के बाद, सी है शकों को पराजित करने के बाद, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बताइए, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? शकों को पराजित करने के बाद। ऑप्शन नंबर इसका सी है, शकों का पराजित करने के बाद। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 26 में बताना है, मेहरौली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? जो दिल्ली में जो मेहरौली स्थान है वहाँ पे जो लोहे का जो स्तंभ है वह किस सदी में बनाया गया है? उसका निर्माण किस सदी में हुआ? ए में दिएगा चतुर्थ सदी ईस्वी, बी में है सप्तम सदी ईस्वी, सी है तृतीय सदी ईस्वी, और डी में दिएगा द्वितीय सदी ईस्वी। ये एनडीए की एग्जाम में आ चुका है, तो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा चतुर्थ सदी ईस्वी। मेहरौली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा चतुर्थ सदी ईस्वी में मेहरौली स्थित लोहे स्तंभ का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर ए होगा चतुर्थ सदी ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 27 में बताना है, फाहियान जो चीनी यात्री था और हरेनसांग ने किन राज्यों को देखा? ये में दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः, बी में दिया गया है हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्रमशः, सी में दिया गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय क्रमशः, और डी में दिया गया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। ये एनडीए 2002 के एग्जाम में आ चुका है, तो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 20 नंबर 7 में बताना है, फाहियान और हरेनसांग ने डैश के राज्यों को देखा था? फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राज्य को देखा और हरेनसांग ने हर्षवर्धन को देखा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में बताना है, धन्वंतरी कौन थे? ए में दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, बी में दिया गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, सी में है हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, डी में दिया गया है अशोक के राज दरबार के में संगीतज्ञ। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? धन्वंतरी कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में के 9 रत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बताना है क्वेश्चन नंबर 29 में, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? जो गुप्त कालीन की जो शासन प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी? ए में दिया गया
राजतंत्रात्मक, बी में दिया गया है लोकतंत्रात्मक, सी में दिया गया गणतंत्रात्मक और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सीडीएस में आ चुका है। बताना है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक था, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, राजतंत्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 13 है, बताना है फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फुकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? जो फाहियान, जो चीनी यात्री फाहियान था उसके द्वारा रचित ग्रंथ है फुकुओकी। फुकुओकी में निम्न में से बताना है निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? ए में दिया गया बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण, बी में है बौद्ध राज्यों का, सी है गौतम बुद्ध के उपदेशों का, डी है बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का। कौन सा इसका ऑप्शन नंबर होगा? बताना है फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फुकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है फुकुओकी में। जो फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ है फुकुओकी में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31 में बताना है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? ए में दिया गया है भीतर गांव का मंदिर, बी में है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, सी में दिया गया है भूमरा का शिव मंदिर, डी में दिया गया है तिगवा का विष्णु मंदिर। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बताना है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? जो गुप्त स्थापत्य कला का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है तो इसमें से कौन सा है बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर सर्वोत्कृष्ट मंदिर में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में बताना है अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? जो अजंता की गुफा है उनमें से किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? ए में दिया गया है 14, 15, 16, दो, बी में दिया गया है 2, 3, 4, सी में दिया गया है 16, 17 एवं 19, डी में दिया गया है सभी गुफाओं का। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 16, 17 और 19 गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। याद रखिएगा, गुप्त काल में 16, 17 और 19 अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, 16, 17, 19 का। क्वेश्चन नंबर 33 में बताना है अमरकोश के लेखक हैं अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? जो अमरकोश का लेखक हैं अमर सिंह वो किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ए में दिया गया है समुद्रगुप्त, बी में दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम, सी में दिया गया है स्कंदगुप्त और डी में दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय। बताइए कौन सा होगा इसका ऑप्शन नंबर? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अमरकोश के लेखक अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय शासक के दरबार से जुड़े थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 34 में बताना है गुप्त संवत जो 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए में दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम, बी में है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में है समुद्रगुप्त और डी में दिया गया है स्कंदगुप्त। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चंद्रगुप्त प्रथम को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में बताना है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, ये बताना है। ए में दिया गया अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, बी में दिया गया शकों के उन्मूलन के रूप में, सी में दिया गया हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, डी में देगा इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा इसका ऑप्शन नंबर? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में बताना है
प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? जो प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख का लेखक है हरिसेन, जो हरिसेन है वो किस शासक का दरबारी कवि था? ए में दिया गया समुद्रगुप्त, बी में दिया गया अशोक, सी में दिया गया कनिष्क, डी में दिया गया चंद्रगुप्त द्वितीय। बताइए हरिसेन जो कवि था वो किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, समुद्रगुप्त। याद रखिए हरिसेन समुद्रगुप्त शासक का दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 37 में बताना है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? जो गुप्त काल है उसको प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहने का कारण क्या है? ए में दिया गया है व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, बी में दिया गया कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, सी में दिया गया प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, डी में दिया गया है उपयुक्त सभी के कारण। बताइए कौन सा कारण होगा? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में बताना है सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? जो सारनाथ का धमेक स्तूप है उसका निर्माण किस काल में हुआ था बताना है। ए में दिया गया है मौर्य, बी में दिया गया कुषाण, सी में दिया गया है शुंग और डी में दिया गया है गुप्त। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए? सारनाथ का धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? धमेक का स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है, गुप्त काल। याद रखिए जो सारनाथ के जो धमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही है, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 39 में बताना है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। जो गुप्त काल के जो सोने का मुद्रा होता था उसको क्या कहा जाता था? ए में दिया गया दिनार, बी में दिया गया कारसापण, सी में निष्क, डी में दिया गया काकिनी। क्या कहा जाता था? गुप्त काल के सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही है, दिनार। क्वेश्चन नंबर 40 में बताना है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? जो कुमार संभव महाकाव्य है उसको किसने लिखा है? ए में दिया गया बाणभट्ट, बी में दिया गया चंद बरदाई, सी में दिया गया हरिसेन, डी में दिया गया कालिदास। बताइए किसने लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। कुमार संभव जो महाकाव्य है उसको कालिदास ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, कालिदास। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में बताना है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका स्थापना किस युग में हुआ था? ए में दिया गया है मौर्य, बी में दिया गया है कुषाण और सी में दिया गया है गुप्त, डी में दिया गया है पाल। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कुमार गुप्त ने गुप्त युग में किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, गुप्त। याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुआ। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह भी प्रश्न बीपीएससी में आ चुका है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 42 में बताना है गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। कौन सा दर था? जो गुप्त युग का जो भू राजस्व का दर क्या था? ए में दिया गया उपज का चौथा भाग, बी में दिया गया उपज का छठा भाग, सी में दिया गया उपज का आठवां भाग, डी में दिया गया उपज का आधा भाग। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह बीपीएससी में आ चुका है एग्जाम में, तो ये परीक्षा की दृष्टि से यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताना है गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। भू राजस्व का दर था गुप्त युग में उपज का छठा भाग होता था। ऑप्शन नंबर 20 होगा, उपज का छठा भाग। क्वेश्चन नंबर 43 में बताना है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? जो नगरों का क्रमिक पतन है वह किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? ए में दिया गया है गुप्त काल, बी में है प्रतिहार काल, सी है राष्ट्रकूट, डी है सातवाहन युग।
कौन सा ऑप्शन है इसमें बताना है, कौन सा सही है बताना है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 44 में बताना है किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को ग्राम अनुदान में सबसे अधिक किसको दिया था? ए में दिया गया गुप्त वंश, बी में है पाल वंश, सी है राष्ट्रकूट, डी है प्रतिहार। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है। बताना है किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, गुप्त वंश के शासकों ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 45 में बताना है दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? बताना है दिल्ली के जो मेहरौली के पास जो स्थित है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में जो स्थित है प्रसिद्ध लौह स्तंभ वह किसकी स्मृति में है? ए में दिया गया है अशोक, बी है चंद्र, सी है हर्ष, डी है अनांगपाल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा चंद्र। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ चंद्र की स्मृति में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चंद्र। क्वेश्चन नंबर 46 में बताना है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक था। बताना है कालिदास द्वारा जो रचित है मालविकाग्नि नाटक उसका नायक कौन थे? ए में दिया गया है पुष्यमित्र शुंग, बी में है गौतमी पुत्र सातकर्णी, सी में है अग्निमित्र, डी में है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह यूपी पीसीएस में आ चुका है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि नाटक का नायक था अग्निमित्र, याद रखिएगा अग्निमित्र नायक था। जो कालिदास द्वारा जो रचित है मालविकाग्नि नाटक उसका नायक अग्निमित्र थे। ऑप्शन नंबर सी होगा अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 47 में बताना है समुद्र की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? जो समुद्रगुप्त की सैनिकों का उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? ए में दिया गया एरण के, बी में है गाय के, सी में है नालंदा के, डी में है प्रयाग के। बताइए समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध है। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी होगा प्रयाग के। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बीपीएससी और यूपी पीसीएस के एग्जाम में आ चुका है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर डी होगा प्रयाग के। अगला प्रश्न देखते हैं 48। बताना है निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? बताना है कि किस काल में स्त्रियों की समानता पुरुषों के समान थी। ए में दिया गया गुप्त काल में, बी में है मौर्य काल में, सी में है चोल काल में, डी में दिया गया है इनमें से कोई में से किसी में भी नहीं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये यूपी पीसीएस में आ चुका है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए नंबर होगा गुप्त काल में। गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, याद रखिएगा गुप्त काल में होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। बताना है 49 में कौन सा राजवंश हुन्नों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? बताना है कि कौन सा राजवंश था जो हुन्नों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। कौन सा हुआ था? ए में दिया गया है मौर्य, बी में दिया गया है कुषाण, सी में दिया गया है गुप्त, डी में है शुंग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा गुप्त। गुप्त राजवंश हुन्नों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ।
हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा गुप्त काल, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये यूपी पीसीएस में भी आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं 50 में बताना है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। बताना है कि कौन सा, जो निम्नलिखित में से 4 गो नाटक है ABCD, इनमें से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है। ए में दिया गया है मालविकाग्नि मित्र, बी में है अभिज्ञान शकुंतलम, सी में है विक्रमोर्वशीयम, डी में दिया गया है जानकी हरण। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा जानकी हरण। जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखा था। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्र ये सब कालिदास द्वारा रचित है। तो इसका डी होगा ऑप्शन नंबर, जानकी हरण कालिदास द्वारा लिखा नहीं था। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह MP PCS के एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 51 में बताना है अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं, सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। ए में दिया गया बाघ, बी में है उदयगिरी, सी में है मांडू, डी में है कहीं नहीं। जो अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में बाघ में है, जिसे धार भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा बाघ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में बताना है गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। जो गुप्त वंश था उनका शासन काल कब से कब तक रहा। ए में दिया गया 319 ले 500 ईस्वी, बी में है 319 ले 324 ईस्वी, सी में है 325 से 375 ईस्वी, डी है 566 से 597 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिए, गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी अवधि में शासन किया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 319 ले 500 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 53 में बताना है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। जो बाल विवाह की जो प्रथा थी वो कब से आरंभ हुआ। बाल विवाह उसे कहते हैं जिनका विवाह बचपन में कर दिया जाता है, उससे बाल विवाह कहते हैं। ए में दिया गया है मौर्य काल में, बी में है कुषाण काल में, सी में है गुप्त काल में, डी में है हर्षवर्धन के काल में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, गुप्त काल में आरंभ हुआ था बाल विवाह की प्रथा। ऑप्शन नंबर सी होगा, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 54 में बताना है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। जो सोने के जो सिक्के होते थे वो सर्वाधिक किस काल में जारी किए गए थे। ए में दिया गया कुषाण काल में, बी में है गुप्त काल में, सी में है मौर्य काल में, डी में है हिंद यवन काल में। तो जो सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए, ऑप्शन नंबर बी होगा, गुप्त काल में, याद रखिएगा। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 55 में बताना है यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। बताना है कि चारों ग्रंथ में से कौन सा ऐसा भारतीय ग्रंथ है जिसका प्रथम बार अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ था। ए में दिया गया भागवत गीता, बी में है अभिज्ञान शकुंतलम, सी में है कुमार संभवम, डी है कामसूत्र। तो किसका अनुवाद सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, अभिज्ञान शकुंतलम भारतीय ग्रंथ का अनुवाद सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में हुआ था। याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम होगा, बी नंबर। अगला प्रश्न है 56 में बताना है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिला है। जो सती प्रथा होता है उसका उल्लेख कहाँ से मिला है, किस लेख में मिला है। ए में दिया गया भीतर गांव लेख से, बी में है विलसद स्तंभ लेख से, सी में है एरण अभिलेख से, डी में है भीतरी स्तंभ लेख से। सती प्रथा किसे कहते हैं, जिस स्त्री का पति मर जाता है तो उसको उसके पति के साथ जलाने की जो प्रथा होती थी उसको ही सती प्रथा कहते हैं। तो ये किस लेख में मिला है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, एरण अभिलेख से। ऑप्शन नंबर सी होगा, एरण अभिलेख से।
नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 में बताना है गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाएं। जो गुप्त शासक हैं 5 गो शासक का नाम दिया गया है उसको क्रम से लगाना है कि सबसे पहले कौन सा शासक आया, फिर उसके बाद कौन सा शासक आया, फिर उसके बाद कौन सा शासक आया, बताना है, क्रम से बताना है। तो इसका क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा होगा। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम आए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आए, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन किया, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त आए, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आए। तो इसका ऑप्शन नंबर ई होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगला प्रश्न देखते हैं 58। बताना है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। जो गुप्तकालीन के जो सिक्के होते थे उसका सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। ए में दिया गया है बयाना जो भरतपुर में पड़ता है, बी में दिया गया है देवगढ़ और देवगढ़ पड़ता है झांसी में, सी में दिया गया है भूमरा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, डी में दिया गया है तिगवा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो बताइए गुप्तकालीन सिक्के का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है, बयाना से मिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा बयाना, भरतपुर। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बयाना जो भरतपुर में है। क्वेश्चन नंबर 59 में बताना है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। बताना है कौन सा गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, किसने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बताना है ए में दिया गया कुमारगुप्त प्रथम, बी में है स्कंदगुप्त, सी में है समुद्रगुप्त, डी में है चंद्रगुप्त। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। बताना है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, ऑप्शन नंबर ए होगा कुमारगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है, क्वेश्चन नंबर 16 में दो कथन दिया गया है, कथन ए और कथन आर। कथन ए है प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था जिसे इंग्लिश में फ्यूडल सिस्टम कहते हैं का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, सही बात है। कथन आर में है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ, ये भी सही है। तो बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ए में दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी में है ए सही है किंतु आर गलत है, ये तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर डी है ए गलत है किंतु आर सही है, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये यूपीएससी के एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। क्वेश्चन नंबर 61 में बताना है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था। बताइए ए में दिया गया ताम्रलिप्ति, बी में दिया गया भड़ौच, सी में है कल्याण, डी में है काम्ब्रे। बताना है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ताम्रलिप्ति पतन से संचालित होता था, ऑप्शन नंबर ए ताम्रलिप्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 में बताना है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। ए में दिएगा रूपक, बी में है करसापण, सी में है दिनार और डी में है पण। बताना है गुप्त शासकों द्वारा जो जारी किए गए थे चांदी के सिक्के उसको क्या कहा जाता था, उसको रूपक कहा जाता था। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, रूपक। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये यूपीएससी के एग्जाम में आ चुका है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 63 में मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। ए में दिया गया विशाख दत्त। विशाख दत्त एक नाटक से संबंधित है। विशाख दत्त क्या है, एक नाटक है, तो ए का हो जाएगा दूसरा नंबर नाटक। बी में दिया गया वराह मिहिर। वराह मिहिर कौन थे, खगोल वैज्ञानिक हैं, तो बी का हो जाएगा तीसरा नंबर खगोल विज्ञानी। सी में है चरक। चरक क्या है, चरक चिकित्सक था, तो सी का हो जाएगा पहला नंबर चिकित्सक। डी में दिया गया ब्रह्मागुप्त। ब्रह्मागुप्त गणितज्ञ थे, तो चौथा का हो जाए डी नंबर गणितज्ञ।
चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये है विशाख, विशाख दत्त। विशाख दत्त क्या है? एक नाटक है। वराहमिहिर क्या है? खगोल वैज्ञानिक है। चरक क्या है? एक चिकित्सा है। ब्रह्मगुप्त कौन है? गणितज्ञ हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ए में दिया गया धरावण, बी में है वाराणसी, सी में है उज्जैन, डी में है विदिशा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा उज्जैन। उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र माना जाता है, उज्जैन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा उज्जैन। अगला क्वेश्चन है 65 में बताना है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? कालिदास द्वारा रचित कौन सी कृति है जिसका गिनती 100 प्रसिद्ध साहित्यों में किया जाता है? ए में दिया गया ऋतु संहार, बी में दिया गया मेघदूतम, सी में है अभिज्ञान शकुंतलम, डी में है कुमार संभवम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा अभिज्ञान शकुंतलम को विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है इसकी गिनती। सी नंबर अभिज्ञान शकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 66 में बताना है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? जो वर्तमान में जो गणित में दशमलव पॉइंट का जो डेसिमल का प्रयोग किया जाता है उसका आविष्कार का श्रेय किस युग में माना जाता है? तो दशमलव प्रणाली का खोज आर्यभट्ट ने किया था और आर्यभट्ट गुप्त युग से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा गुप्त युग। क्वेश्चन नंबर 67 में बताना है निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि कौन सा कारण गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। ए में है स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्लभ होना, ये सही है। बी में है हुनों का आक्रमण, ये भी सही है। सी में है प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह कारण नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। क्वेश्चन नंबर 68 में बताना है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? किस शासक ने वीणा बजाते हुए सिक्कों पर अंकन करवाया था अपने को? ए में दिया गया चंद्रगुप्त प्रथम, बी में है समुद्रगुप्त, सी में है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी में है स्कंदगुप्त। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकन करवाया था, समुद्रगुप्त ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी होगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है 69 वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? वह भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को, जिसे मैथ कहते हैं, मैथ का पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? किसने किया था? ए में दिएगा आर्यभट्ट, बी में है वराहमिहिर, सी में है ब्रह्मगुप्त, डी में है धन्वंतरी। आर्यभट्ट ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए होगा आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट को ही गणित का पिता भी कहा जाता है, तो ए होगा आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है। जो गुप्तकालीन जो पुस्तक है नवीनतम, उसका संबंध किस विषय से है? ए में दिया गया खगोल शास्त्र से, बी में है गणित से, सी में है चिकित्सा से, डी में है धातु विज्ञान से। तो नवीनतम का संबंध चिकित्सा से है, ऑप्शन नंबर सी होगा चिकित्सा से। क्वेश्चन नंबर 71 में बताना है तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? जो तांबा का जो सिक्का है उसको जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ए में है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में है रामगुप्त, डी में है स्कंदगुप्त। तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था, तो सी होगा रामगुप्त। क्वेश्चन नंबर 72 में बताना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में शासक का नाम दिया गया है और सूची 2 में अभिलेख, उसके शासक को उसके अभिलेख से मिलान करना है। ए में है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का है एक हो जाएगा पहला प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का कौन सा अभिलेख है? प्रयाग प्रशस्ति है। बी में है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख दूसरा है मेहरौली लो स्तंभ लेख।
सी का हो जाएगा तीसरा नंबर। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है। स्कंदगुप्त शासक का अभिलेख कौन सा है? भीतरी स्तंभ लेख। डी में है बुधगुप्त। बुधगुप्त का है पहाड़पुर ताम्रपत्र अभिलेख। तो डी का हो जाएगा चौथा नंबर पहाड़पुर ताम्रपत्र। क्वेश्चन नंबर 73 में बताना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में मुद्रा का प्रकार दिया गया है और सूची 2 में उसके शासक का नाम दिया गया है। कौन सा मुद्रा का प्रकार किस शासक से संबंधित है? कुमार देवी प्रकार का मुद्रा चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है। बी में है वीणावादन प्रकार का मुद्रा समुद्रगुप्त के शासनकाल का है। सी में है चक्र विकर्म प्रकार। सी का हो जाएगा तीसरा नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय शासक के मुद्रा का प्रकार है। डी में है कार्तिकेय प्रकार, ये कुमार गुप्त प्रथम का है। तो डी का हो जाएगा चौथा नंबर कुमार गुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 74 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में शासक का नाम दिया गया है और सूची 2 में उपाधि, कौन से शासक को कौन सी उपाधि मिली थी उसके उपाधि से मिलान करना है। तो ए में है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। तो ए का हो जाएगा पहला नंबर महाधीराज। बी में है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की थी। तो बी का हो जाएगा दूसरा नंबर अश्वमेध पराक्रम। सी में है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो सी का हो जाएगा तीसरा नंबर परम भागवत। डी में है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने सक्रोपम की उपाधि धारण की थी। तो डी का हो जाएगा चौथा नंबर सक्रोपम। चलिए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त ने सक्रोपम की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 में शासक का नाम दिया गया है। सूची 2 में उसकी पत्नी से मिलान करना है। कौन से शासक को कौन सी पत्नी थी उसकी पत्नी से मिलान करना है। ए में है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमार देवी जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। तो ए का हो जाएगा पहला नंबर कुमार देवी। बी में है रामगुप्त। रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। तो बी का हो जाएगा दूसरा नंबर ध्रुव देवी। सी में है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्ता देवी। तो सी का हो जाएगा तीसरा नंबर दत्ता देवी। डी में है रुद्रसेन द्वितीय शासक। रुद्रसेन द्वितीय शासक की पत्नी का नाम था प्रभावती गुप्त। तो डी का हो जाएगा चौथा नंबर प्रभावती गुप्त। क्वेश्चन नंबर 76 में बताना है किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी? किसने किया था? ए में है चंद्रगुप्त प्रथम। बी है समुद्रगुप्त। सी है चंद्रगुप्त द्वितीय। डी है स्थानगुप्त। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। समुद्रगुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी। बी नंबर होगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 77 में बताना है सर्वराज्योच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? ए में दिया गया चंद्रगुप्त प्रथम ने। बी है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सी में है समुद्रगुप्त ने। डी है स्कंदगुप्त ने। किस शासक ने सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी होगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 78 में बताना है किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। बी में दिया गया चंद्रगुप्त द्वितीय। सी है समुद्रगुप्त। डी है स्कंदगुप्त। किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसका ऑप्शन नंबर 20 सही है चंद्रगुप्त द्वितीय।
क्वेश्चन नंबर 79 में मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में रचनाकार का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसके रचना से मिलान करना है। आर्यभट्ट ने क्या लिखा है? आर्यभट्टीय लिखा है। तो ए का हो जाएगा पहला नंबर आर्यभट्टीय। बी में है धन्वंतरी। धन्वंतरी की कौन सी रचना है? नवीनतम। नवीनतम की रचना धन्वंतरी ने किया है। तो बी का हो जाएगा दूसरा नंबर नवनीतकम। सी में है ब्रह्मागुप्त। ब्रह्मागुप्त ने क्या लिखा है? ब्राहा सिद्धांत लिखा है। तो सी का हो जाएगा तीसरा नंबर ब्राहा सिद्धांत। डी में है वराह मिहिर। वराह मिहिर की कौन सी रचना है? पंच सिद्धांतक है। तो डी का हो जाएगा चौथा नंबर। वराह मिहिर की रचना पंच सिद्धांतमक है। तो डी का हो जाएगा चौथा नंबर पंच सिद्धांतमक। पंच सिद्धांतक तक। क्वेश्चन नंबर 80 में बताना है सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यमित्र ने करवाया था तथा जिसका मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? जो सुदर्शन झील है उसका दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? पहली बार तो मरम्मत शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, तो दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? ए में दिया गया है समुद्रगुप्त, बी है स्कंदगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी में है कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई। किसने करवाई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने दूसरी बार मरम्मत करवाई थी सुदर्शन झील का। तो बी नंबर होगा स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 81 में मिलान करना है, सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में प्रशासकीय विभाजन का नाम दिया गया है और उसके प्रशासक से मिलान करना है। भुक्ति जिसको प्रांत कहा जाता था, इसका प्रशासक कौन था? उपारिक था। तो ए का हो जाएगा पहला नंबर उपरिक। बी है विषय जिसे जिला कहा जाता था। तो विषय का प्रशासक कौन होता था? विषयपति होता था। तो बी का हो जाएगा दूसरा नंबर विषयपति। सी है नगर। नगर का प्रशासक कौन होता था? नगरपति होता था। तो सी का हो जाएगा तीसरा नंबर नगरपति। डी में दिया गया है ग्राम। ग्राम का प्रशासक कौन था? ग्रामिक होता था। तो डी का हो जाएगा चौथा नंबर ग्रामिक। क्वेश्चन नंबर 82 में बताना है कौन सुमेलित नहीं है। ए में दिया गया है महासंधि विग्रहिक, युद्ध व शांति का मंत्री होता था, सही है ये। बी में दिया गया महादंड नायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ये भी सही है। सी है विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, ये भी सही है। महासौपति, गज सेना का अध्यक्ष, यह गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा महासौपति गज सेना का अध्यक्ष, सुमेलित नहीं है। तो डी होगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 83 में सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ए में है क्षेत्र भूमि। क्षेत्र भूमि को कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। तो ए का हो जाएगा पहला नंबर कृषि योग्य भूमि। बी है वास्तु भूमि। वास्तु भूमि कौन सा है? निवास योग्य भूमि को वास्तु भूमि कहा जाता था। तो बी का हो जाएगा दूसरा नंबर निवास योग्य भूमि। सी में है अग्रहत भूमि, अप्रहत भूमि। अप्रहत भूमि को, जंगली भूमि को अप्रहत भूमि कहा जाता है। तो सी का हो जाएगा तीसरा नंबर जंगली भूमि। डी में है खिल भूमि। खिल भूमि को क्या कहा, किसको कहते हैं खिल भूमि? कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को खिल भूमि कहते हैं। तो डी का हो जाएगा चौथा नंबर कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। क्वेश्चन नंबर 84 में बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। ए है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध रवि कीर्ति से है, नहीं, यह गलत है। तो ए नंबर होगा प्रयाग प्रशस्ति का रवि कीर्ति, यह गलत है। बी में दिया गया कीर्तार्जुनियम का संबंध भारवी से, यह सही है। सी में है 10 कुमार चरित, इसका संबंध दंडिन से है, यह भी सही है। डी में है मृच कटिकम का संबंध शूद्रक से है, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा
ये गलत है। प्रयाग प्रशस्ति रविकीर्ति से सम्मिलित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85 में बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा मिलान सही नहीं है। ए में है वाग्भट का संबंध अष्टांग हृदय से है, यह सही है। बी में है कामंदकम का संबंध नीतिसार से है, यह भी सही है। सी में है विशाख दत्त का संबंध मुद्रा राक्षस से, यह भी सही है। डी में है भारतरहरि का संबंध मेघदूतम से है, ये गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा भारतहरि का संबंध मेघदूतम, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 86 में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ए है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का संबंध साहूकार से है, तो ए का हो जाएगा पहला नंबर साहूकार। बी में है सार्थवा, सार्थवा का संबंध व्यापारी से है, तो बी का हो जाएगा दूसरा नंबर व्यापारी। सी में है कुलिक, कुलिक का संबंध शिल्पी या कारीगर से है, तो सी का हो जाएगा तीसरा नंबर शिल्पी या कारीगर। डी में है कायस्थ, कायस्थ का संबंध लेखक से है, तो डी का हो जाएगा चौथा नंबर लेखक। क्वेश्चन नंबर 87 में बताना है महिर कुल का संबंध था, जो महिर कुल है उसका संबंध किससे है। ए में है गुप्त, बी है हुण, सी है कुषाण, डी में है मोखरी। बताइए किसका संबंध है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा हुण। महिर कुल का संबंध हुण से था, तो बी होगा हुण, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं 88 में बताना है कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। कनौज को सर्वप्रथम किसने महत्ता प्रदान किया था। ए है मौर्य, बी है गुप्त, सी है मोखरी, डी है कुषाण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा मोखरी। कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मोखरी थे। ऑप्शन नंबर सी होगा मोखरी। क्वेश्चन नंबर 89 में बताना है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन है। बताना है कि गुप्त राजा वो कौन है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विक्रमादित्य ने चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो इसमें जितना भी प्रश्न है सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 बताना है कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है। जो कुतुब मीनार के जो निकट जो लोह स्तंभ है वो वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है, ये बताना है, उसका कारण बताना है। तो यह क्वेश्चन CDS के एग्जाम में आ चुका है। ए में दिया गया है उसकी पूरा अवशेषण के कारण, उस बी में दिएगा उसकी चमक दमक के कारण, सी में है उसकी कठोरता के कारण, डी में दिएगा उसकी जंग रोधकता के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा उसकी जंग रोधकता के कारण वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है, यही कारण है। अभी तक जो लोह स्तंभ है उस पर जंग नहीं पड़ा, वो बहुत पुराना हो चुका है, कई सालों का हो चुका है, लेकिन उस पर जंग नहीं पड़ा। तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, यह CDS के एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए जितना भी इसमें प्रश्न है वो SSC, BPSC, UPSC, CDS, NDA हर एक एग्जाम में आ चुका है। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल सूर्या लुसेंट GK को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें जो भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि मेरा वीडियो सभी के पास पहुंच सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में बताना है पुंड्रवर्धन मुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में, बी में दिया गया बिहार में, सी में है उड़ीसा में, डी में असम में। जो पुंड्रवर्धन मुक्ति प्रांत है वो कहाँ पर अवस्थित है, यह उत्तर बंगाल में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तर बंगाल में। अगला प्रश्न है 93 में बताना है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था।
जो परम भगवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था बताना है। ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी में है रामगुप्त। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर 93 का होगा बी नंबर। समुद्रगुप्त ने परम भगवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 94 में बताना है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है। ए में दिया गया 10 शिलालेख, बी में है प्रयाग प्रशस्ति, सी में है एरण शिलालेख, डी में है हाथी गुफा शिलालेख। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 10 शिलालेख। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी 10 शिलालेख से मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा 10 शिलालेख। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरा ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सूर्या लुसेंट जीके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि पूछ सकते हैं कि इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि मेरा वीडियो सभी के पास पहुंच सके। आज हमने पढ़ा गुप्त काल, इसमें कुल 94 को प्रश्न था, 94 जो समाप्त हो चुका है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आएंगे वर्धन काल पढ़ेंगे, अगला चैप्टर वर्धन काल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।